हे बच्चों, कैसे हैं सब लोग। बच्चों, इस क्लास में हम बात करेंगे कि कैसे न्यूक्लियोटाइड से मिलके न्यूक्लिक एसिड बनता है। बच्चों, हम आरएनए की बात नहीं करेंगे, हम डीएनए की बात करेंगे। आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में हम आगे देखेंगे मॉलिक्यूलर बायो में। वैसे भी डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, उसका एक स्ट्रैंड हटा दो, आरएनए बन जाएगा। प्लस जो जहाँ जहाँ पे डीऑक्सीराइबोज होती है वहाँ पे राइबोज आ जाएगी, प्लस जहाँ जहाँ पे थाइमिन होता है वहाँ पे यूरासिल आ जाएगा। एनीवे, तो इसको हम डिटेल में कब देखेंगे, मॉलिक्यूलर बायो में देखेंगे, क्योंकि बायो मॉलिक्यूल में सिर्फ डीएनए का स्ट्रक्चर दे रखा है, उसी को हम ध्यान से समझेंगे। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि डीएनए जो है ऐसे लैडर की तरह, सीढ़ी की तरह है। जैसे सीढ़ी की दो बाजुएं होती हैं, सीढ़ी की जो दो बाजुएं होती हैं वो सीढ़ी की जो दो बाजुएं होती हैं वो ये हैं, ठीक है, जिसे आप रेलिंग भी कह सकते हो, राइट। तो सीढ़ी की जो दो बाजुएं हैं वो ये हैं, और ये जो बीच में दिख रहे हैं ये है नाइट्रोजन बेस, ठीक है। ये क्या है, यानी सीढ़ी के जो स्टेप हैं ये स्टेप हैं, इसको आप बोलोगे नाइट्रोजन बेस। एक नाइट्रोजन बेस इधर है, एक इधर है, इसलिए नाम हो जाएगा नाइट्रोजन बेस पेयर। तो यानी डीएनए डबल हेलिक्स को हम एक सीढ़ी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जहाँ पे सीढ़ी के जो स्टेप होते हैं वो नाइट्रोजन बेस पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। ओके, उसके बाद तो फिर ये क्या है, ये इसको हम बोलते हैं शुगर फॉस्फेट शुगर बैकबोन। यानी यहाँ पे शुगर फॉस्फेट और शुगर की ये बैकबोन है। नाइट्रोजन बेस जो है वो किससे जुड़ा होता है, शुगर से जुड़ा होता है, ये शुगर है, और बीच बीच में इनके क्या होती हैं, फॉस्फेट होती हैं। इसलिए शुगर फॉस्फेट शुगर, शुगर फॉस्फेट शुगर का क्या बन जाता है, बैकबोन बन जाता है बच्चों। तो ये शुगर फॉस्फेट शुगर की बैकबोन सीढ़ी की साइड वाली जो आर्म होती है उसका काम कर रही है, और ये जो नाइट्रोजन बेस हैं ये सीढ़ी के स्टेप का काम कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन बेस एक तरीके से जो शुगर फॉस्फेट शुगर का जो बैकबोन है, नाइट्रोजन बेस एक तरीके से जो शुगर फॉस्फेट शुगर का जो बैकबोन है, नाइट्रोजन बेस उस शुगर फॉस्फेट शुगर की बैकबोन पे तकरीबन 90 डिग्री पे है। जी हाँ बच्चों, शुगर फॉस्फेट शुगर की जो बैकबोन है, नाइट्रोजन बेस उसके 90 डिग्री पे हैं। तो ये अपने को नाइट्रोजन बेस दिख रहा है ATTTCG, ठीक है। ये शुगर फॉस्फेट शुगर का बैकबोन दिख रहा है, ये 90 डिग्री पे है, राइट। ओके, आगे बात करते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। अब एक्चुअल में ये ऐसे नहीं, ऐसे होता है, यानी एक्चुअल में अरेंजमेंट ऐसे होता है, यानी ऐसे सीधी सीधी नहीं होता है, घुमावदार सीढ़ी होती है, इसलिए हम इसको बोलेंगे हेलिकल स्टेयरकेस। तो ये तो आसान बनाने के लिए दिखा दिया, ठीक है। तो एक्चुअल में डीएनए ऐसा नहीं, ऐसा है। तो इसमें जो शुगर फॉस्फेट शुगर बैकबोन एक्चुअल में कैसी होती है, ऐसी होती है। देखो ये जो दिख रहा है ये शुगर फॉस्फेट शुगर का बैकबोन होता है। नाइट्रोजन बेस जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे शुगर होगा, नाइट्रोजन बेस जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे कौन चीज़ होगी, वहाँ पे शुगर होगा, क्योंकि शुगर के साथ ही नाइट्रोजन बेस जुड़ता है। और इनके बीच बीच में कौन होगा, इनके बीच बीच में फॉस्फेट होगा। ये एग्जैक्टली कैसे होगा वो हमें नेक्स्ट डायग्राम में देखने को मिलेगा। इसका मतलब तो ये हो गया कि डीएनए एक डबल हेलिक्स है, डीएनए एक डबल हेलिक्स है। जब इस प्रकार से कोई चीज़ घूमी हुई होती है तो उसको हम हेलिक्स कहते हैं। तो यानी एक हेलिक्स तो ये और एक ये, तो ऐसे हो गया डीएनए, तो इसलिए हम डीएनए को डबल हेलिक्स कहते हैं। यानी ये एक हेलिक्स, ये एक हेलिक्स, तो डीएनए ऐसे बन गया, तो इट मीन्स डीएनए इज ए डबल हेलिक्स। एक ये मुड़ी हुई शुगर फॉस्फेट शुगर बैकबोन है। अब शुगर फॉस्फेट शुगर का जो बैकबोन है, शुगर फॉस्फेट शुगर की जो चेन है वो ऐसे सीधी नहीं, ऐसे मुड़ी हुई है। और ऐसे मुड़ी हुई चेन को क्या कहते हैं बच्चा, ऐसे मुड़ी हुई चेन को हम हेलिकल चेन कहते हैं। और इस हेलिकल चेन में ऐसे बीच बीच में अंदर की तरफ कौन है, नाइट्रोजन बेस है। इसी प्रकार से दूसरा हेलिकल चेन है, ये दूसरा हेलिकल चेन है जो शुगर फॉस्फेट शुगर का बना है, इसमें भी अंदर की तरफ कौन है, नाइट्रोजन बेस है। तो दो हेलिकल चेन होगी, एक ये ऐसे ऐसे, तो ऐसे घुमावदार हैं ये दोनों। तो दो हेलिकल चेन है जो ऐसे अपने ही एक्सिस के चारों तरफ घूमी हुई होती हैं।
किस डायरेक्शन में घूमी हुई होती हैं? राइट हैंड साइड में। इसलिए डीएनए जो है जिसकी बात एनसीईआरटी में की गई है वो एक बी डीएनए होता है, और बी डीएनए एक राइट हैंडेड हेलिक्स होता है जिसमें दोनों ये जो चेन हैं ये राइट हैंड साइड में घूमती हैं, यानी क्लॉकवाइज घूमती हैं। तो एक हेलिकल चेन, दूसरा हेलिकल चेन, दोनों हेलिकल चेन आपस में जुड़ी हुई हैं नाइट्रोजन बेस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उसके द्वारा, इसलिए डीएनए को डबल हेलिक्स कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। ये हेलिकल चेन, ये हेलिकल चेन, और दोनों हेलिकल चेन में अंदर की तरफ कौन है? अंदर की तरफ है नाइट्रोजन बेस। एक साइड के नाइट्रोजन बेस दूसरी साइड के नाइट्रोजन बेस से जुड़े हैं, बीच में कौन है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर इधर C है तो इसके सामने G होगा और इनके बीच में होंगे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर इधर T है तो इधर A होगा, इनके बीच में होंगे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। इधर G है तो इधर C होगा, इनके बीच में होंगे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी A और T, एक चेन का नाइट्रोजन बेस, दूसरी चेन का नाइट्रोजन बेस, एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और इस तरीके से आमने सामने आते हैं। अगर इधर A है इधर T है तो उनमें 2 जगह हाइड्रोजन बॉन्ड पैदा हो जाता है। अगर इस वाली चेन पे C है, इस वाली चेन पे G है, उनमें 3 जगह हाइड्रोजन बॉन्ड पैदा हो जाता है। तो इसका मतलब दोनों चेन को ऐसे आपस में जोड़ने का काम कौन करा? हाइड्रोजन बॉन्ड ने किया, जो कि नाइट्रोजन बेस के बीच में पाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आप 3 डायमेंशन फॉर्म में ऐसे समझ सकते हैं, लाइक दिस। तो एक हेलिकल चेन, दूसरा हेलिकल चेन, तो 2 हेलिकल चेन है जो कॉइल्ड है राइट हैंडेड साइड में, 2 हेलिकल चेन है जो कॉइल्ड है राइट हैंडेड साइड में, 2 हेलिकल चेन है जो कॉइल्ड है राइट हैंडेड साइड में। तो डीएनए इज ए डबल हेलिक्स। अब एक हेलिकल चेन शुगर फॉस्फेट, दूसरा हेलिकल चेन शुगर फॉस्फेट का बना होता है। अब ये वाली चेन पे नाइट्रोजन बेस ऐसे अंदर की तरफ, इस वाली पे नाइट्रोजन बेस ऐसे अंदर की तरफ, दोनों ऐसे हैं, दोनों चेन ऐसे हैं, और नाइट्रोजन बेस जो अंदर की तरफ हैं उनके बीच में है हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे अपने को ये दिख रहा, जैसे अपने को दिख रहा। टी, इसका टी, इस चेन का ए, बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड रहे होंगे। Cg बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहे होंगे। Cg 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, Ta 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, Gc 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अब आप कहोगे सर जी 5' और 3' क्या है? बेटा थोड़ी देर में बताएंगे। अब एक जो बैकबोन है और ये जो दूसरी बैकबोन है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? बेटा ये डिस्टेंस होती है 3.4 एंगस्ट्रॉन के, सॉरी, ये जो डिस्टेंस होती है ये होती है 20 एंगस्ट्रॉन के अप्रोक्सीमेट। कितनी? 20 एंगस्ट्रॉन के अप्रोक्सीमेट, जिसे आप कह सकते हो 2 नैनोमीटर। 20 एंगस्ट्रॉन को आप 2 नैनोमीटर भी कह सकते हो। अब आप बोलोगे सर जी ये 3.4 नैनोमीटर जिसका दूसरा नाम होता है, मतलब जिसको हम 34 एंगस्ट्रॉन भी कह सकते हैं। तो यानी 2 बैकबोन के बीच में, 2 शुगर फॉस्फेट शुगर की बैकबोन के बीच में डिस्टेंस कितनी हुई? 20 एंगस्ट्रॉन, 2 नैनोमीटर। इसका मतलब डीएनए का डायमीटर कितना हुआ, चौड़ाई कितनी हुई? बोलेंगे 2 नैनोमीटर। और बेटा जी ये 2 नैनोमीटर की जो डिस्टेंस है, 2 नैनोमीटर की ये जो डिस्टेंस है, ये किसके बीच में प्रेजेंट है? 2 न्यूक्लियोटाइड की चेन के बीच में प्रेजेंट है। यानी ये इसका न्यूक्लियोटाइड और इसका न्यूक्लियोटाइड, इसके बीच में डिस्टेंस है 2 नैनोमीटर, जिसको 20 एंगस्ट्रॉन भी कह सकते हैं। अब देखो, जब ये हेलिक्स ऐसे घूमता है तो अगर हम एक साइड से इसको देखें तो इसमें ऐसे गड्ढे से बन रहे हैं। बेटा जो गहरा गड्ढा बन रहा है इस साइड, इसको कहते हैं मेजर ग्रूव। ग्रूव का मतलब डिप्रेशन, गड्ढा। इस तरफ आप देखो हल्का गड्ढा बन रहा है, इसे बोलते हैं माइनर ग्रूव। इसका मतलब ये गड्ढे का नाम मेजर ग्रूव, ये गड्ढे का नाम बेटा ये हो जाएगा माइनर ग्रूव। ये माइनर ग्रूव के बाद फिर से गहरा गड्ढा आ गया, ये रहा। अब इस गहरे गड्ढे को क्या बोलेंगे? मेजर ग्रूव। ये वाला जो गड्ढा है ये मेजर ग्रूव। अब फिर से हल्का गड्ढा आ गया, ये क्या बोलोगे? माइनर ग्रूव। अब लगातार 2 माइनर ग्रूव के बीच की डिस्टेंस निकाल लो ना भाई साहब। लगातार या तो 2 मेजर ग्रूव के बीच के डिस्टेंस, ये तो माइनर ग्रूव है, ये भी माइनर ग्रूव है, ये मेजर ग्रूव था, ये मेजर ग्रूव था। तो लगातार 2 मेजर ग्रूव के बीच की डिस्टेंस निकालो भाई साहब। ये लो, ये लगातार 2 मेजर ग्रूव के बीच की जो डिस्टेंस होती है बेटा, उसे हम कहते हैं 1 पिच ऑफ दी हेलिक्स। उसे हेलिक्स का 1 पिच कहते हैं। तो हेलिक्स का जो 1 पिच होता है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव माइनर ग्रूव
और 2 कंसेक्यूटिव मेजर ग्रूव। 2 लगातार माइनर ग्रूव और 2 लगातार मेजर ग्रूव के बीच की डिस्टेंस को हम कहते हैं क्या? 1 पिच। अब जैसे ये माइनर था, ये माइनर ग्रूव था, अब इनके बीच की डिस्टेंस ये भी बेटा 34 एंगस्ट्रॉन ही आएगी। माइनर मेजर ग्रूव क्या हुए? जब डीएनए को एक साइड से देखोगे, जहां पे ये गहरा डिप्रेशन है उसे मेजर ग्रूव, जहां पे हल्का डिप्रेशन है उसे माइनर ग्रूव। यानी जब इधर इधर मेजर ग्रूव है तो इधर कौन रहेगा? माइनर। तो हम ये कह सकते हैं एक मेजर ग्रूव के अपोजिट में माइनर ग्रूव। अब माइनर ग्रूव है, देखिए इसके अपोजिट में मेजर ग्रूव, ठीक है, तो इसके अपोजिट में मेजर ग्रूव। तो कहने का मतलब ये हुआ, इधर का मेजर उधर का माइनर, इधर का माइनर उधर का मेजर, तो किसी साइड से कर लो, बात एक ही है। तो ग्रूव का मतलब डिप्रेशन। अब 2 मेजर ग्रूव के बीच की डिस्टेंस 34 एंगस्ट्रॉन, 2 माइनर ग्रूव के बीच की डिस्टेंस 34 एंगस्ट्रॉन, एक ही बात होती है, और उसको बोलते हैं 1 पिच ऑफ हेलिक्स। तो यानी हेलिक्स का जो 1 पिच है वो है 34 एंगस्ट्रॉन। और ये एक माइनर ग्रूव के बाद दूसरा माइनर ग्रूव जब आया डीएनए में, जब हम एक माइनर ग्रूव से दूसरे माइनर ग्रूव पे पहुंचते हैं और डीएनए की डिस्टेंस अगर कैलकुलेट कर लें तो वो डिस्टेंस 34 एंगस्ट्रॉन आएगी। एक माइनर ग्रूव से हम पढ़ते पढ़ते मेजर ग्रूव आएगा, यहां पर माइनर ग्रूव था, इधर पढ़ते पढ़ते गए, पहले मेजर ग्रूव आया, उसके बाद फिर से माइनर ग्रूव आया। तो जब हम एक माइनर ग्रूव से दूसरे माइनर ग्रूव पे पहुंचते हैं तो डीएनए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर जाता है माय डियर? 34 एंगस्ट्रॉन डिस्टेंस ट्रेवल कर जाता है। और इसी को हम 1 पिच ऑफ द हेलिक्स कहते हैं। और ये कब होता है? जब डीएनए 360 डिग्री घूम जाता है, व्हेन डीएनए टर्न 360 डिग्री। मतलब डीएनए ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे घुमावदार सीढ़ी की तरह, स्पाइरल स्टेयरकेस की तरह। तो आप ऐसे समझो कि माइनर ग्रूव था, दूसरा माइनर ग्रूव पे जब हम पहुंचेंगे तो डीएनए ऐसे करता करता 360 डिग्री का एक चक्कर लगा चुका होगा। तो 360 डिग्री के एक चक्कर के बाद ही एक माइनर के बाद दूसरा माइनर ग्रूव आएगा उसी साइड में। और हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो हमें 34 एंगस्ट्रॉन की डिस्टेंस मिलेगी और हमें पता चलेगा कि ये कवर कर चुका है 10 नाइट्रोजन बेस पेयर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये कवर कर चुका है 10 नाइट्रोजन बेस पेयर। अब ध्यान से सुनना, मान लो ये एक्सिस है बेटा और ये डीएनए हेलिक्स है। अब ये हेलिक्स यहां से चला, ऐसे करते 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 इसने 360 डिग्री का चक्कर लगा दिया। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये 34 एंगस्ट्रॉन है, और ये डिस्टेंस जो 34 एंगस्ट्रॉन है ये 360 डिग्री का चक्कर लगाने के बाद आई है। और ये डिस्टेंस के बीच में कितने नाइट्रोजन बेस पेयर कवर हो चुके हैं? 10 नाइट्रोजन बेस पेयर कवर हो चुके हैं, राइट। दोबारा सुनो मेरी बात, ये ऐसे था, ये ऐसे गया, वापिस यहीं पे आया तो 360 डिग्री का चक्कर लगा। यानी एक 360 डिग्री का जब चक्कर पूरा हो जाता है, क्योंकि डीएनए ऐसे जैसे पानी की जो टंकी होती है उसके ऊपर जो सीढ़ी जाती है ना, घुमावदार सीढ़ी, ऐसे है डीएनए। वो घुमावदार सीढ़ी की जो रेलिंग हम पकड़ के चढ़ते हैं टंकी पे, वो इसका शुगर फॉस्फेट शुगर का बैकबोन है, और जहां पे हम पांव रखते हुए जाते हैं वो नाइट्रोजन बेस पेयर है, जिसको हम स्टेप कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे समझ लो जब सीढ़ी 360 डिग्री घूम जाएगी तो उसके बीच में 10 स्टेप कवर हो जाएंगे और 34 एंगस्ट्रॉन की डिस्टेंस कवर हो जाएगी। इसी चीज को बेटा 1 पिच कहते हैं। तो हेलिक्स का 1 पिच क्या बना? 1 पिच ऑफ हेलिक्स का मतलब है 360 डिग्री का घुमाव। 1 पिच ऑफ हेलिक्स का मतलब है एक माइनर ग्रूव के बाद दूसरा माइनर ग्रूव आना, जब तब आएगा जब हेलिक्स ऐसे ऐसे 360 डिग्री घूम चुका होगा। और जहां से हेलिक्स ने घूमना शुरू किया और जहां पे घूमना बंद कर दिया उसके बीच में मैंने नाइट्रोजन बेस पेयर कवर करे तो मुझे पता चलेगा कि 10 नाइट्रोजन बेस पेयर कवर हो चुके हैं। देसी एग्जांपल देता हूं, मान लो एक ऐसे घुमावदार सीढ़ी है, ऐसे ऐसे, वो घुमावदार सीढ़ी की जो रेलिंग है वो शुगर फॉस्फेट शुगर का बैकबोन है, जैसे ये दिख रहा, और जो पायदान है वो नाइट्रोजन बेस पेयर है, ये रहे। मान लो पहला बच्चा जो है वो पहली सीढ़ी के ऊपर है, पहला बच्चा पहली सीढ़ी के ऊपर है, उसके बाद बच्चा दूसरी सीढ़ी पे गया, तीसरी पे गया। जो पहला बच्चा जो पहली सीढ़ी पे था, एक बच्चा वहां खड़ा कर दिया और दूसरे बच्चे को बोला कि बेटा तू 11वीं सीढ़ी पे जाके खड़ा हो जा। तो 11वीं सीढ़ी के जस्ट बीच में जाके खड़ा हो गया। तो पहली सीढ़ी वाला बच्चा जब देखेगा ऊपर तो 11वीं सीढ़ी पे जो बच्चा खड़ा है वो जस्ट उसको अपने ऊपर दिखाई देगा।
बाकी जो बच्चे होंगे दूसरी तीसरी चौथी पांचवी सीडी पे वो थोड़ा थोड़ा साइड में खड़े हुए दिखाई देंगे। कंक्लूजन ये निकला कि जब हेलिक्स 360 डिग्री घूमता है तो 10 नाइट्रोजन बेस पेयर की डिस्टेंस कवर होती है और 34 एंगस्ट्रॉन की दूरी तय करता है। तो इसका ये कंक्लूजन निकलेगा कि 2 नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितनी बनी, डिस्टेंस बिटवीन 2 नाइट्रोजन बेस पेयर, डिस्टेंस बिटवीन 2 नाइट्रोजन बेस पेयर, यानी ये डिस्टेंस कितनी बनी। बेटा जी 10 नाइट्रोजन बेस पेयर कवर करने में डिस्टेंस लगी 3.4 एंगस्ट्रॉन, सॉरी 34 एंगस्ट्रॉन। तो 34 एंगस्ट्रॉन बराबर है 10 नाइट्रोजन बेस पेयर। एक नाइट्रोजन बेस पेयर कितने बराबर हो जाएगा, 3.4 एंगस्ट्रॉन, जिसको हम बोलेंगे, जिसको बच्चा हम बोलेंगे क्या, अब 34 एंगस्ट्रॉन है जिसको हम बोलेंगे 0.34 नैनोमीटर, जिसको हम बोलेंगे दूसरा नाम 0.34 नैनोमीटर, यानी इसको हम 0.34 नैनोमीटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ रहे ना मेरी बात भाई। 10 नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच में 34 एंगस्ट्रॉन और 360 डिग्री का एंगल। इसका मतलब पहला दूसरा करते करते 10वां, 10वें के बाद 11वां आया, तो पहले और 11वें नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच में अपने को पता है कि जो पहला और 11वां नाइट्रोजन बेस पेयर है इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 34 एंगस्ट्रॉन है। तो पहले और दूसरे के बीच में कितनी रहेगी, इसका मतलब 10 नाइट्रोजन बेस पेयर कवर करने में 34 एंगस्ट्रॉन की डिस्टेंस लगी है। एक नाइट्रोजन बेस कवर करने में, यानी 1 से 2 पहले से दूसरे बेस पेयर पर जाने के बीच में दूरी कितनी होगी भाई, 10 से डिवाइड कर दो ना, तो 0.34 एंगस्ट्रॉन। तो क्वेश्चन आता है 2 लगातार नाइट्रोजन बेस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो बेटा तुम्हारा आंसर आएगा 3.4 एंगस्ट्रॉन होगी डिस्टेंस। अब एंगल कितना आएगा बेटा, पूरा हेलिक्स 360 डिग्री घूमा है, 360 डिग्री घूमने में 10 नाइट्रोजन बेस पेयर शामिल हुए हैं। इसका मतलब 10 नाइट्रोजन बेस पेयर शामिल हुए तो 10 से डिवाइड कर दो 360 को। एंगल बिटवीन 2 नाइट्रोजन बेस पेयर, तो ये एंगल बन जाएगा 36 डिग्री। अब अपने को एक कंक्लूजन मिला कि मान लो जो घुमावदार सीडी है जिसको हम डीएनए से तुलना कर रहे हैं, जब एक बच्चा एक पहली सीडी पे खड़ा था, एक बच्चा दूसरी सीडी पे खड़ा है, तो जैसे ही वो पहली से दूसरी पे गया तो सीडी घूम गई। कितना घूमी, 36 डिग्री, और 2 सीडी के बीच में डिस्टेंस कितनी बनी, 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये कंक्लूजन हमने 1 पिच वाले डेटा से निकाला है। इसका मतलब इससे कंक्लूजन निकला कि 2 नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये जो डिस्टेंस होती है बेटा, ये देखो ये दिखा रखा है 0.34 नैनोमीटर, यानी कि 3.4 एंगस्ट्रॉन, राइट। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा बेटा, आंसर आ जाएगा 36 डिग्री, क्योंकि ये वैल्यू जो हैं, ये दोनों वैल्यू 10 के लिए हैं, तो एक के लिए कितना आ जाएगा, 10 से डिवाइड कर दो। अब यहां से बेटा एक क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे क्वेश्चन बना कि एक साइंटिस्ट एक डीएनए के मॉलिक्यूल पे काम कर रहे हैं, और साइंटिस्ट जो डीएनए के मॉलिक्यूल पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने एक न्यूक्लियोटाइड का पेयर था, उसको फर्स्ट नंबर दिया, या जो नाइट्रोजन बेस का एक पेयर था उसको फर्स्ट नंबर दिया, और एक नाइट्रोजन बेस का पेयर है जिसको उन्होंने 6th नंबर दिया। तो बताइए फर्स्ट नाइट्रोजन बेस पेयर और 6th नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितनी है और इनके बीच में एंगल कितना है। इसका मतलब बच्चों फर्स्ट बेस पेयर से साइंटिस्ट सेकंड बेस पेयर पे गए पढ़ते पढ़ते, थर्ड बेस पेयर पे पहुंचे, फोर्थ बेस पेयर पे पहुंचे, फिफ्थ पे पहुंचे और फिर पहुंचे 6th पे। तो आप देखो जब फर्स्ट से सेकंड पे गए तो हेलिक्स कितना घूमा, यानी जब फर्स्ट से सेकंड पे जाएंगे तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉन, और एंगल कितना होगा, 36 डिग्री। अब दूसरे से तीसरे पे गए, फिर तीसरे से चौथे पे, चौथे से पांचवें, पांचवें से छठे। तो क्वेश्चन है कि पहला और जो छठा नाइट्रोजन बेस पेयर है इनके बीच में एंगल कितना है। तो बेटा 1 2 3 4 5 यानी 36 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी इन दोनों में 180 डिग्री का एंगल है। पहले और छठे नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो बेटा डिस्टेंस है 3.4 एंगस्ट्रॉन,
मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5, तो यानी अपना आ जाएगा 17 एंगस्ट्रॉम, ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो अपने को इतना नहीं सोचना है, बस ये देखना है। कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि पहले और 9वें के बीच में निकालो, तो सीधा 9वें में से 1 रिड्यूस करो, 8 बन जाएगा। तो 36 को 8 से गुना कर दो, और ये डिस्टेंस जो है भाई अपने को पता है, दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉन है, 8 के बीच में मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो। इस टाइप का क्वेश्चन बनने की संभावना कई बार होती है। तो ये मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया है। अब यही बातें एनसीईआरटी ने भी लिख रखी हैं, जब उसकी रीडिंग करेंगे तब देखेंगे। अब मैं डीएनए का आपको डिटेल स्ट्रक्चर समझाने